चलो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियोज को कवर किया था। साथ साथ उसके हमने बाकी वीडियोस के अंदर अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डीके गोयल के वो भी कवर कर लिए थे जितने दे रखे थे। उम्मीद करता हूँ बाकी आप लोगों ने कर लिए होंगे। ठीक, तो अब जो है हमें आगे अगले रेशियोज की तरफ बढ़ना है। लिक्विडिटी रेशियोज हमारे कवर हो चुके हैं पूरी तरीके से। जो कि अगले रेशियोज हमें कवर करने हैं जो है आपके सॉल्वेंसी रेशियोज। ठीक, अब हमें इन्हें कवर करना है। तो अब सॉल्वेंसी रेशियोज की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये होते क्या है? सॉल्वेंसी रेशियोज जो होते हैं बेटा, वो एसेस करते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। मतलब ये रेशियोज ये एक तरीके से एसेस करने में हमें मदद करते हैं, कह लो ये कैलकुलेट करने में हमें मदद करते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमारा बिजनेस सॉल्वेंट रहेगा या नहीं रहेगा। सॉल्वेंट मतलब उसके पास इनफ फंड्स होंगे अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए या नहीं होंगे। ये चीज हमें कौन शो करता है? सॉल्वेंसी रेशियोज शो करते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली अगर हम बात करें तो हमें 5 तरीके के रेशियोज को कवर करना होता है। तो सबसे पहले 1 नंबर रेशियो को हम कवर करके चलते हैं। तो सबसे पहला रेशियो आपको कवर करना है वो है डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक, अब डेब्ट इक्विटी रेशियो शॉर्टकट में इसे हम DER बोलेंगे अपने पढ़ने के लिए। पेन चेंज कर लो। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो की हम बात करें तो देखो, कुछ लोग तुमसे कहेंगे कि इसका फॉर्मूला इसके नाम के अंदर है डेप्ट अपॉन इक्विटी। हाँ बिल्कुल सही है, डेप्ट अपॉन इक्विटी, लेकिन खाली डेप्ट नहीं है। ठीक, खाली डेप्ट का मतलब अगर खाली तुम लोगे तो देखो टोटल डेप्ट हो गया, मतलब करंट लाइबिलिटी हमारे ऊपर जो है और नॉन करंट लाइबिलिटीज जो हमारे ऊपर है। ठीक, इन दोनों का टोटल हमारा डेप्ट कहलाता है। कायदे में टोटल डेप्ट यही होता है, नहीं होता है? ठीक, तो यहाँ पे डेप्ट का मतलब तुम्हारे लिए क्या होगा तुम्हें ये पता होना चाहिए। यहाँ पे तुम्हारे लिए जो डेप्ट का मतलब होगा वो होगा नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक, इक्विटी का मतलब तुम लोग पहले से ही जानते हो। इक्विटी का मतलब हो गया शेयर होल्डर्स फंड। ठीक, अगर बात करें तो ये हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है। इसको जो एक्सप्रेस किया जाता है वो हमेशा रेशियो की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे अपने लोग, ताकि आप MCQs वगैरह में जवाब दे पाओ और कमेंट्स वगैरह भी लिख पाओ। प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटीज का क्या मतलब है? सबसे पहले ये चीज डिस्कस करते हैं। देखो, नॉन करेंट लाइबिलिटी की अगर हेडिंग की तरफ हम जाएंगे, आप बैलेंस शीट में अगर फर्स्ट चैप्टर में नॉन करेंट लाइबिलिटी की हेडिंग देखोगे तो नॉन करेंट लाइबिलिटी को कैलकुलेट करना के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ नहीं चाहिए, इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग या डेब्ट्स, ठीक, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी। ठीक, अगर हम तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नॉन करेंट लाइबिलिटी निकल के आ जाएगा। अब शेयर होल्डर फंड की भी बात कर लेते हैं कि शेयर होल्डर फंड क्या है। तो शेयर होल्डर फंड का मतलब हो गया शेयर कैपिटल प्लस
रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक, ये हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, तो शेयर कैपिटल को भी डिस्कस करेंगे हम। शेयर कैपिटल का मतलब हो गया बेटा आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, और साथ साथ आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक, रिजर्व्स तुम्हें पता ही है, इसके अंदर हमारे रिजर्व आ जाएंगे, जितने भी टाइप के हमारे रिजर्व होते हैं सारे लेने हैं इसके अंदर, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारे रिजर्व इसके अंदर ले लेने हैं आपको। जो हमारे इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, इसके अलावा बात करें कॉन्टिजेंसी रिजर्व हो गया, टेक वर्कमैन कंपनसेशन, आईएफआर, जो भी तुम्हें रिजर्व के नाम पे मिले वो सारे रिजर्व जो है हमारे इसका पार्ट माने जाते हैं। सरप्लस, सरप्लस क्या होता है, सरप्लस में प्रॉफिट या लॉस दे रखा होता है आपको फॉर द ईयर, इस साल का। ठीक, तो ये हमारे इसके पार्ट्स होते हैं, ये हमने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कशन किया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और इसके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। तो मेन मेन फॉर्मूले को डिस्कस कर लिया हमने, तो अब थोड़ा सा जरा रेशियो को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बारे में और पता होना चाहिए, इट पहले लिख लेते हैं, मीजर्स, ये क्या करता है, मीजर करता है द indebtedness of an enterprise and gives an idea to long term lenders regarding the extent of security of debt। मतलब क्या है, मतलब कहने का ये है, अगर हम बात करें कि ये क्या करता है, मीजर करता है इनडेप्टनेस किसी भी एंटरप्राइजेस की, और एक आइडिया प्रोवाइड करता है कि नहीं लॉन्ग टर्म लेंडर्स को, कि किस लेवल तक, किस एक्सटेंट तक उन जो उनका पैसा जो उन्होंने उधार दे रखा है वो सेफ है, सिक्योर है, उन्हें वापस मिल जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, इसके अलावा पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं, और हमें क्या पता होना चाहिए। तो और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, डेप्ट इक्विटी रेशियो, लोअर द रेशियो बेटर it is for long term lenders। जितना ये रेशियो कम होगा उतना हमारे लॉन्ग टर्म लेंडर्स के लिए ये फायदेमंद होगा। ठीक है, अब कैसे फायदेमंद होगा खुद सोचो। अगर मैं एक सिचुएशन लेके चलता हूं 4:1, मतलब क्या है इस 4:1 का, देखो नॉन करेंट लाइबिलिटी को एक बार को समझो। नॉन करेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है, जो पैसा हमने उधार लेके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है वही तो हमारा नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर आ रहा है। जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब डिबेंचर्स वगैरह हो गए या बैंक लोन्स वगैरह हो गए, वही तो हमारा है। तो इसका मतलब अगर 4 रेशियो ये 1 है, तो मेरे पे मैं मान सकता हूँ 4 रुपए का लोन है, और
शेयर होल्डर फंड की चलो बात कर लेते हैं। शेयर होल्डर फंड मतलब ओनर्स फंड, ये आपको बहुत बार बार सिखाया गया है। शेयर होल्डर फंड का मतलब हो गया ओनर्स फंड। ओनर्स फंड में आपकी शेयर कैपिटल आ जाएगी और आपकी रिटेन अर्निंग, जिसे हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगर शेयर होल्डर फंड की बात करो तो ये तो ओनर्स फंड है, मतलब मालिकों का पैसा। मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, अगर ये रेशियो 4:1 है कि 4 रुपए हमने बिजनेस में बाहर से उधार लेके लगा रखे हैं और 1 रुपया हमने अपना लगा रखा है। ठीक। तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत कम है। किसके लिए? उस 4 रुपए वाले लोन के लिए। मतलब अगर इन शॉर्ट या फिर किसी तरीके से हम कहें तो आप ये भी कह सकते हो कि 4 रुपए देने के लिए हमारे पास मात्र 1 रुपया ही है। तो इस सिचुएशन में जो है ये इनसिक्योर हो जाएंगे लोन वाले। लेकिन अगर यही रेशियो 1:1 हो जाए, मतलब 1 रुपए का लोन और 1 रुपया हमने खुद का लगा रखा है, तो मतलब सिक्योरिटी लोन की ज्यादा है, लेंडर्स की ज्यादा है नहीं है। ठीक। तो ये इसीलिए लोअर द रेशियो बेटर इट इज कहा जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज से एक आइडिया लग गया होगा तुम्हें कि अगर जी लोअर द रेशियो बेटर इट इज है, मतलब जितना ज्यादा ये लोअर होगा उतना ज्यादा ही ये बेटर होगा। तो इसका आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए? आइडियल रेशियो इज 1:1। और भी कुछ याद रखना है? हाँ, इट इज एक्सप्रेस्ड इन प्योर फॉर्म। इसे प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है। तो ये था डेप्ट इक्विटी रेशियो। ये हमने फॉर्मूला कवर किया। अब चलो दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमें कवर करना है। दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है किसका? टोटल डेप्ट टू टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। ठीक। पहली बात, इसे शॉर्ट में हम TADR कहेंगे। तो फॉर्मूले के नाम में ही फॉर्मूला है। हाँ बिल्कुल सही है। टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। लेकिन डेप्ट का मतलब कौन सा डेप्ट? नॉन करेंट लाइबिलिटी। ठीक। इसका जो आंसर आएगा उसे भी हम लोग प्योर फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं, मतलब रेशियोज की फॉर्म में ही एक्सप्रेस करेंगे। ठीक। चलो पहली चीज। दूसरा, अब वही फॉर्मूले के अंदर की चीजों को पढ़ेंगे अपने लोग। टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स की बात कर लेते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जो बैलेंस शीट की एसेट साइड होती है उसमें दो ही मेन हेडिंग होती हैं। एक होती है नॉन करेंट एसेट्स और दूसरी होती है करंट एसेट्स। ठीक। तो नॉन करंट एसेट्स अगर आपको याद हो तो क्या होती थी? हमारी प्रॉपर्टी, प्लांट, मशीनरी, मतलब टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक। या फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये हमारी नॉन करंट एसेट्स का पार्ट थी। करंट एसेट्स मतलब डेटर्स हो गए, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, स्टॉक हो गया, ये सब हमारी करंट एसेट्स हुआ करती थी। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे इन सबको, तो हमारी टोटल एसेट्स निकल के आ जाएंगी। ठीक। या सर कोई और तरीका भी है टोटल एसेट्स को निकालने का? देखो, इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, वो भी हम लिखते चलेंगे। हम हर चीज को कवर करेंगे। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, आप क्या कर सकते हो, शेयर होल्डर्स फंड प्लस
नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। ठीक, एक इसका फॉर्मूला ये भी होता है। सर अब ये कैसे होता है? बेटा टोटल एसेट्स की मैं बात करूं तो टोटल एसेट्स का मतलब क्या है? बैलेंस शीट की एसेट साइड का टोटल, यहाँ का टोटल। हमें पता है बैलेंस शीट की दोनों साइडें बराबर होती हैं, तो शेयर होल्डर फंड यहाँ आएगा, नॉन करंट और करंट यहाँ आएगा। इन तीनों का टोटल जो भी होगा वो एसेट साइड के टोटल के बराबर ही तो होगा, होगा नहीं होगा? ठीक, तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। अब इन दोनों फॉर्मूलों को लोग जो हैं वो अलग अलग अप्रोचेस का नाम दे देते हैं। तो वैसे तो फॉर्मूला ऐसा बन रहा है, लेकिन आप अगर देना चाहो तो ये एसेट साइड अप्रोच होती है। मतलब जब हम एसेट साइड की चीजों का इस्तेमाल करके इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, और इस वाले फॉर्मूले को अगर हम बात करें, हम लाइबिलिटी साइड की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं लेके कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये लाइबिलिटी साइड अप्रोच से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, तो कुछ लोग इसे ये भी कह देते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, गलत नहीं है। ठीक है, चलो टोटल एसेट्स कवर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अपने लोग और देखते हैं। अगला है नॉन करंट लाइबिलिटी। तो इसके अंदर वही आ जाएंगी हमारी सेम एज, सेम ही लिख लो, खाली सेम एज मत लिखो, पीछे ही है क्योंकि हमने ऊपर लिख रखा है, वही है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा वैसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी आपकी आ जाती है। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ नहीं होगी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हमें आगे क्या दे रखा है। आगे चलो इसके बारे में एक बात और लिख लेते हैं। एफ क्या? इट measures the extent of coverage of long term debt by assets। ठीक, अभी ये क्या कह दिया सर इनने? तो ये इन्होंने ये कह दिया कि ये मीजर करता है कि किस लेवल तक हमारी जो डेप्ट है, मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट है, वो कवर हो जाएगा टोटल एसेट्स में। मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का फिर वही ले लो, 2:1 ले लो। ठीक, टोटल एसेट्स 2 रुपए की और 1 रुपए की मैं मान लेता हूँ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी कवर हो रही है ना, कवरेज ज्यादा है ना, मार्जिन 1 रुपए का पूरा पूरा बच रहा है। ठीक, तो ये एक्सटेंट बताता है कि ये हो गया एक्सटेंट, कि कितना मार्जिन बच रहा है। अब यही हो जाए 4:1, तो यहाँ पे 3 रुपए का मार्जिन हो जाएगा। तो ये क्या है? ये एक्सटेंट है, किस एक्सटेंट तक आपकी लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है वो एसेट्स के थ्रू कवर करे जा रहे हैं, ये हमारा इसके अंदर आता है। एफ हो गया, इसके बाद चलो जी लिख लेते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन प्योर फॉर्म, इसे प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। एच इसका आइडियल रेशियो इज 2:1। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना सा है। तो ये दो रेशियो हमारे कवर हो गए फॉर्मूले में। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है
प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक, तो प्रोप्राइटरी रेशियो को भी कवर कर लेते हैं फटाफट से। प्रोप्राइटरी रेशियो को शॉर्ट में हम लोग पीआर बोलेंगे। ठीक, अब इसके बारे में भी लिख लेते हैं फटाफट से। प्रोप्राइटरी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है, अब ये रेशियो सर, ये बेटा, इस रेशियो का जो आंसर है, कभी कभी वो रेशियो में भी एक्सप्रेस किया जाता है और कभी कभी वो परसेंटेज में भी एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसकी बात कर लें, शेयर होल्डर फंड तुम पहले पढ़ चुके, टोटल एसेट्स तुम पहले पढ़ चुके, तो इनके बारे में दोबारा लिखना यहाँ पे बेवकूफी होगी, ये तुम्हें पहले से ही पता है। ठीक, अब ये क्या मीजर करता है हम ये लिख लेते हैं। ये मीजर करता है एक तरीके से कि टोटल एसेट्स को खरीदने में शेयर होल्डर फंड का कितना प्रोपोर्शन लगा है। मतलब मालिकों का खुद का पैसा टोटल एसेट्स में बिजनेस की कितना इन्वेस्ट किया गया है, ये बताता है। इट measures the proportion of total assets financed by owners। ठीक, तो ये चीज मेजर करता है। मतलब क्या कहने का है सर, मतलब कहने का है ऐसे कि मान लो 2:1 ये रेशियो। ठीक, तो 2:1 का मतलब क्या है, टोटल एसेट्स हमारे पास 1 रुपए की हैं और शेयर होल्डर फंड हमारे पास मान लो 2 का है, 2 रुपए का है। तो मतलब 1 रुपया शेयर होल्डर फंड का, सारी एसेट्स यहाँ पे क्या मतलब है, अगर आसानी से देखा जाए तो 1 रुपया शेयर होल्डर फंड का टोटल एसेट्स के ऊपर में लगा हुआ है पूरा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी एसेट्स है वो सारी मालिकों ने खुद के पैसे से फाइनेंस कर रखी है, कहीं से भी लोन नहीं ले रखा है। लेकिन अगर यही रेशियो करीबन 2:3 हो जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टोटल एसेट्स तो हमारे पास कितनी है, 3 की है, 3 रुपए की है। इस 3 रुपए में से 2 रुपए तो ओनर के हैं, तो बचा हुआ 1 रुपया कहां से आया होगा, बोरो करके आया होगा, लोन लेके आया होगा। ठीक, तो ये चीज सिग्निफाई करता है कि टोटल एसेट्स में कितना पैसा मालिक का लगा हो। ठीक, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में भी लिख लेते हैं कि इसका कोई आइडियल फाइडियल रेशियो होगा। तो इसमें जितना ये ज्यादा होगा, भाई ऑब्वियस सी बात है, उतना बढ़िया है। मतलब 2:1 है तो ज्यादा बढ़िया है ना। जितना ज्यादा होगा ये, उतना ज्यादा कंसिडर अच्छा किया जाएगा। हायर द रेशियो, बेटर इट इज। डी, इट इज एक्सप्रेस्ड इन प्योर फॉर्म, इसे प्योर फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है और परसेंटेज, और परसेंटेज में भी किया जा सकता है। ठीक है, ठीक, तो 3 टाइप के रेशियोज हो गए। चौथा, चौथा है आपका इंटरेस्ट कवरेज
रेशियो। ये क्या होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, चलो इसकी बात कर लेते हैं अपने लोग अब। इसको शॉर्ट में ICR कहेंगे। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक, हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट पे कितना है, कितना इंटरेस्ट है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये जो होता है, ये बेटा परसेंटेज में मोस्टली अगर हम बात करें तो शायद शो किया जाता है। एक मिनट कंफर्म कर लेता हूं मैं। ये मोस्टली आपका जो है वो अगर हम बात करें तो टाइम्स में किया जाएगा, सॉरी परसेंटेज नहीं, ये टाइम्स में आता है। इसको एक्सप्रेस हम करते हैं टाइम्स में। अब होता क्या है झाड़, तो लिख लेते हैं फिर समझ लेते हैं क्या है। इट शोज, ये शो करता है द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट टू कवर द इंटरेस्ट। मतलब क्या है? मतलब कहने का यह है, ये मान लो 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का मतलब क्या है? 3/1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स। इसका मतलब ये कि मैं कह सकता हूं कि मेरे पास प्रॉफिट कितना है, 3 रुपए का, और मेरा इंटरेस्ट कितना है, 1 रुपया। तो मैं इंटरेस्ट को कितनी बार पे कर सकता हूँ? ऐसे समझो तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, 1 रुपए की एक टॉफी है, तुम एक बार में एक टॉफी खरीद सकते हो। तो 10 रुपए में कितनी बार टॉफी खरीद सकते हो? 10 बार खरीद सकते हो। ऐसे ही तुम्हारे पास 3 रुपए का प्रॉफिट है, 1 रुपए का इंटरेस्ट है, तो कितनी बार इंटरेस्ट दे सकते हो? 3 बार दे सकते हो। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है, तो यही होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मतलब ये बताता है कि प्रॉफिट में से आप अपनी कितनी बार इंटरेस्ट को चुका सकते हो। ये आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है। अब इसके बारे में सर और कुछ पता होना चाहिए? हाँ पता होना चाहिए, तो लिख लेते हैं। ICR मस्ट बी, ये कितना होना चाहिए? 6 to 7 टाइम्स होना चाहिए। ठीक, ICR जो होना चाहिए वो कम से कम 6 to 7 टाइम्स आपका होना चाहिए। अब इसमें एक खेल होता है, BCD। डी में क्या है? डी में है, अगर हम बात करें, यहाँ लिख भी लेते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स। ठीक, हायर द रेशियो बेटर इट इज। ऑब्वियस सी बात है, टाइम्स में है तो जितना ज्यादा होगा, मतलब प्रॉफिट में से जितनी बार हम इंटरेस्ट पे कर पाए उतना ज्यादा माना जाएगा ना, अच्छा माना जाएगा। हायर द रेशियो बेटर इट इज। मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का है कि मान लो तुम्हारे 3 टाइम्स है, एक ये है, एक है 10/1, तो इन दोनों में से बेटर कौन सा? मतलब एक बार प्रॉफिट हुआ 3 रुपए, 3 रुपए में से 1 रुपए का इंटरेस्ट है, 3 बार दे सकते हो। 10 रुपए का प्रॉफिट है, 1 रुपए का इंटरेस्ट है, मतलब 10 बार दे सकते हो। तो ज्यादा अच्छा कौन सा? ये वाला। तो मतलब जो ज्यादा हायर होगा वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब और क्या समस्या आती है? देखो, हमें जो होता है ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स कैलकुलेट करना होता है। ठीक, तो यहां लिख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर
इंटरेस्ट एंड टैक्स, शॉर्ट में PBIT। तो ये कैसे निकलेगा? इसके लिए प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा हो, उसमें आप क्या कर देना, प्लस कर देना प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसमें आप प्लस कर देना टैक्स। जैसे ही आप ये प्लस करोगे, आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक, इसे आप PBT भी कह सकते हो। अब क्या करना है, अब आपको इंटरेस्ट वाला चाहिए, तो इंटरेस्ट, अब आप क्या करो, इसमें प्लस कर दो। तो जैसे ही आप इसमें इंटरेस्ट प्लस करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स मिल जाएगा। अब सर ऐसा कर क्यों रहे हैं हम, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, तुम्हें याद होगा फर्स्ट चैप्टर में आपने स्टेटमेंट ऑफ P&L पढ़ा, उसके फॉर्मेट की तरफ 2 मिनट को मैं लेके जाना चाहूंगा। RFO, दूसरा अदर इनकम, तीसरा टोटल RFO, ठीक, चौथा एक्सपेंस, एक्सपेंस में CMC, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, और एक आध कोई रह गया हो तो मुझे करेक्टली मैं कह नहीं सकता, ठीक, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। फिर टोटल एक्सपेंस चौथे का हो गया। फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते थे, थर्ड माइनस फोर्थ, तुम्हारा प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट में से तुम माइनस करते थे टैक्स, ये आता था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, याद हो तो। इसमें से तुमने माइनस किया टैक्स, तो तुम्हारे पास क्या बचा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, अगर मैं बात करूं, ये PAT जो है यहाँ पे, ये PAT ही है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर। ठीक, तो किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो पूछ लेना कमेंट करके, मैं दोबारा से किसी अगली वीडियो में इसको समझा दूंगा। अब हाँ, कभी कभी क्या होगा, तुम्हें जो टैक्स होगा वो परसेंटेज में दे रखा होगा। ठीक, अगर टैक्स तुम्हें परसेंटेज में दे रखा है, ध्यान रखना, अगर टैक्स परसेंटेज में दे रखा है, तो ये जो PBIT है, ठीक, इस PBT को सॉरी कैलकुलेट करने के लिए तुम फॉर्मूला लगाओगे क्या, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, अपॉन 100% माइनस टैक्स परसेंट। कब, ओनली व्हेन टैक्स इज गिवन इन परसेंटेज फॉर्म। अगर टैक्स जो है वो परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा है, तो इससे तुम्हारा डायरेक्ट PBT निकल जाएगा, फिर तुम इंटरेस्ट माइनस कर लेना, PBIT आ जाएगा। अब मजेदार बात, ये जो तुम्हारा इंटरेस्ट निकल के यहाँ पे आ रहा है, ये इंटरेस्ट क्या है, फाइनेंस कॉस्ट है नहीं है यही इंटरेस्ट तुम्हें यहाँ पे डालना है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ठीक, तो ये आपको बस ध्यान रखना है, ये जो इंटरेस्ट है ये वही है इंटरेस्ट ऑन, मैं लिख भी देता हूं, लॉन्ग टर्म डेट।
अगली बार हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप लोग थोड़े से ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट वैरायटी ऑफ रेशियो और लास्ट रेशियो हमारा आज का इस वीडियो का रेशियो नंबर 5, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये वैसे ही तुम्हारे लिए आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? डेब्ट का मतलब है तुम्हें समझ आ गया, नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डीसीई शॉर्ट में, इसका फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेब्ट का मतलब हो गया आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड सर, कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा आप लोगों को याद होगा, ठीक आपने पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था? पार्टनरशिप में पढ़ा था, गुडविल में, सुपर प्रॉफिट मेथड में। तो वही कैपिटल एम्प्लॉयड है और कुछ थोड़ी ना है यार, नॉर्मल सी बात है। वहां पे जो फॉर्मूले थे वही फॉर्मूले रहेंगे, कोई चेंज थोड़ी ना हो जाएंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के। कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है इस बारे में बात कर लेते हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटी तो हम बहुत बार बात कराए, ठीक। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की पहले अपने लोग बात कर लेते हैं। ये ए नंबर था, बी पे डालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला अगर याद करें पार्टनरशिप में था तो कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस, यही करते थे, ठीक। तो यहाँ पे भी वही है कि बस यहाँ पे कैपिटल कौन सी हो जाती है, कंपनी की बात करते हैं हम, तो पार्टनर्स की कैपिटल नहीं है, अब जो मालिकों की कैपिटल है तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक। एक फॉर्मूला तो ये हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का, ठीक। शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, बस इतना? नहीं, वहां पे पार्टनरशिप में कहीं कहीं पे इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन इसके अंदर आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटीज भी प्लस होंगी। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि बिजनेस में टोटल तुमने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब कितना पैसा तुमने बिजनेस में लगा रखा है एसेट्स को खरीदने के लिए, ठीक। तो अगर हम बात करें बिजनेस में जो मेन कैपिटल एम्प्लॉयड होती है वो या तो हम कहाँ से लेके आते हैं, खुद का होता है ओनर्स फंड, या फिर क्या होता है बोरोड फंड होता है, ठीक। क्योंकि करंट लाइबिलिटी तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट होती है, ठीक। अगर इनकी बात की जाए तो ये क्या हो गए हमारे यहाँ, जो पैसा जो हमने एम्प्लॉय कर रखा है किसमें, बिजनेस में, तो ये क्या है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाती है, ठीक। यहाँ तक किसी को समस्या तो बताओ। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। अब अगर मैं चाहूं तो इस फॉर्मूले को थोड़ा और रिफाइन कर सकता हूं, क्या? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस की जगह मैं लिख सकता हूं शेयर होल्डर्स फंड, क्योंकि शेयर होल्डर फंड के ये दो टुकड़े होते हैं, प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी, ठीक। तो एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, हाँ इसके अलावा भी और हो सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका। इसके अलावा क्या हो सकता है, अब हम इसके अलावा टोटल एसेट्स की मदद से निकाल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक। कैसे? टोटल एसेट्स में से अगर हम माइनस कर दें, सोचो 2 मिनट को, बैलेंस शीट ऊपर बनी हुई है, उसकी तरफ नजर घुमाओ और सोचो एसेट्स 100 रुपए की, टोटल 100 रुपए टोटल एसेट्स होंगी,
करंट लाइबिलिटी 20 की, वर्किंग कैपिटल 40 की और शेयर होल्डर फंड 40 का। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड बता दो। तो 100 रुपए में से अगर 20 माइनस कर दें तो 80 आएगा, और शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट एसेट नॉन करंट लाइबिलिटी दोनों मिला के भी कितनी आ रही है, 80 आ रही है। तो यानी कि ये भी तो फॉर्मूला हो सकता है कि हम क्या करें, टोटल एसेट्स में से माइनस कर दें क्या, करंट लाइबिलिटी। कोई समस्या किसी बच्चे को यहाँ तक? उम्मीद करता हूं नहीं होगी। अब कुछ बात आपको ध्यान रखनी है, क्या, टोटल एसेट्स जब आप निकालोगे तो आपको कुछ चीजें एक्सक्लूड करनी होती हैं। मतलब कुछ चीजों को टोटल एसेट्स में हम काउंट नहीं करते हैं। जैसे कि क्या क्या काउंट नहीं करते सर? फिक्टिशियस एसेट्स, इन्हें काउंट नहीं किया जाता, मतलब वेस्टिंग एसेट्स हमारी। एग्जिस्टिंग गुडविल, सॉरी माइनस का ही साइन आएगा, ठीक, इन्हें हम क्योंकि काउंट नहीं करते हैं। अगर दे रखी होंगी तो आपको ये माइनस करनी पड़ेंगी, एग्जिस्टिंग गुडविल। और इसके अलावा अगर गलती से कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो वो भी आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये हमारे इसका पार्ट होता है। ये हमारी इसके अंदर मतलब काउंट टोटल एसेट्स में नहीं की जाएंगी। ठीक, अब एक बात और ध्यान रखना। हम्म, हाँ सही है, चलो बस बाकी कुछ नहीं बचता। इतनी ही चीजें हैं, इतने ही फॉर्मूले हैं, और आपका कुछ भी नहीं है। आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं बस। और मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लिए, जैसे मैंने समझाए हैं वैसे समझ लिए, बनाने का तरीका देख लिया, वजह देख ली कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको बहुत इजीली कर सकते हो। हाँ कुछ रह गया तो वो लिख देते हैं, हाँ जो रह गया लोअर ओवर वाला, लोअर हायर वाला। तो ध्यान रखना, लोअर द रेशियो बेटर इट इज, जितना कम होगा उतना अच्छा है। पहले लिख लेते हैं 2 पॉइंट, ये समझ लेंगे फिर अभी हम लोग। इट शोज द रिस्क ऑफ लॉन्ग टर्म लेंडर्स। ठीक, मतलब क्या है, ये रिस्क शो करता है। कैसा रिस्क शो करता है, मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी 2 रुपए, मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड 5 रुपए। मतलब क्या है कहने का, तो मतलब ये है जो बिजनेस की कैपिटल है उसमें 2 रुपए कहाँ से आ रखे हैं, लॉन्ग टर्म लोन से आ रखे हैं, और 3 रुपए हमने मालिकों का लगा रखा है। तो इनका रिस्क यहाँ पे कम है, क्योंकि 1 रुपया अभी भी मालिकों का ज्यादा है। लेकिन सिचुएशन अगर ऐसी है 3:2, ठीक, सॉरी हाँ, सिचुएशन मतलब कुछ और है इसके अलावा, तो वो हमारी गड़बड़ कर जाएगी। ऐसे इतना ही है। अब इसमें ये 3:5 है सिचुएशन, सपोज करो। तो इसका मतलब क्या है, 3 रुपए बाहर से ले रखे हैं और 2 रुपए हमने मालिकों के लगा रखे हैं। तो यहाँ पे अगर हम मालिक इस पैसे को चुकाएं लोन को, तो मालिकों से तो खाली 2 रुपए मिल पाएंगे, 1 रुपया तो नुकसान हो जाएगा लेंडर्स का। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा है लेंडर्स की, पैसा सिक्योर नहीं है। तो ये रेशियो यही शो करता है। अब खुद सोचने वाली बात है, जितना ये कम होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, मतलब जितना कम उतना कम रिस्क, तो उतना बेटर उनके लिए कंसिडर किया जाएगा। तो ये हमारे सारे किस प्रकार टाइप के रेशियो हो गए, सॉल्वेंसी टाइप्स के रेशियो हो गए, सॉल्वेंसी रेशियो हमने कवर कर लिए। अब बस हमें करना क्या है, अब हमें अगली वीडियोस में इसके न्यूमेरिकल्स को कवर करना है। तो वो हम बनाते हैं, देखते हैं कितनी वीडियोस में वो कवर होते हैं। मुश्किल से 2 वीडियोस में, जहां तक है 2 या 3 वीडियोस में सारे हमारे कवर हो जाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करो अच्छे से, इनको पढ़ो,
नोट्स बना लेना और समझ के करने की कोशिश करना, ना कि रट के करने की। अगली वीडियो में हम सबको अच्छे से न्यूमेरिकली देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे इनको अप्लाई किया जाता है। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट।